हाय गाइस, क्या हाल है। अच्छा, तो ये सेकंड वीडियो जो हमारी है वो है फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। इससे पहले हमने एनाटॉमी पढ़ ली कि पेल्विस की क्या एनाटॉमी है और डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स की। अब जो है प्रेगनेंसी की तरफ आते हैं, तो प्रेगनेंसी से पहले हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें जब कंसेप्शन होती है, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं यूट्रस में, और उसके बाद एक एम्ब्रियो डेवलप होता है जो कि 2 मंथ्स तक एम्ब्रियो कहलाता है। उसके बाद वो फीटस कहलाता है। वो जो बेबी होता है फीटस, वो फिर ग्रो करता है और आखिर में डिलीवरी होती है। तो ये चैप्टर जो है फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है प्रेगनेंसी के बारे में, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये फीमेल्स को आफ्टर प्यूबर्टी हर मंथ्स आती है, ठीक है। और ये जो है सेंसिटिव है, किसी की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सेम नहीं होती। और इसके अलावा उसमें हार्मोनल चेंजेस भी डिपेंड करती है किस चीज़ों पे, हेल्थ पे, इन्वायरमेंट्स पे, स्ट्रेस पे, वेट लॉस और एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज़ के अलावा। अगर एक बंदा एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिक है, इसके अलावा बाले डांसर जो होते हैं या मैराथन रनर्स जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव एक्टिविटी करती है, इन केसेस में भी जो है एमेनोरिया हो सकता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें जो है वेजाइनल सिक्रीशंस के बारे में बात करें, तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है और ये हमें फर्टिलिटी स्टेटस के बारे में बता सकता है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेजाइनल सिक्रीशंस चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है, जो अर्ली इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं, ब्लीडिंग ख़त्म होती है, उसके बाद जो अर्ली फेज़ होता है उसमें म्यूकस थिक होता है, वाइट होता है, ओपेक होता है और स्टिकी होता है। जैसे ही वक्त के साथ साथ आगे जाते हैं, 7 डे के बाद 8 9 10, तो वो म्यूकस जो होता है थिनर होने शुरू हो जाता है और स्लिपरी होने शुरू हो जाता है। और ये एक इंडिकेशन है कि वुमेन इस टाइम फर्टाइल है। इस टाइम अगर कोइटस किया जाए तो उस टाइम जो है चांसेस होते हैं कि कंसेप्शन हो सके, ठीक है। तो 7 to 8 डेज पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, मतलब ब्लीडिंग के 7 to 8 डे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसेप्शन के, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट बनता है 13 to 14 डे, ठीक है। तो इस टाइम जो है ओव्यूलेशन और पीक फर्टिलिटी का फेज़ होता है और इस टाइम सिक्रीशन से भी अंदाज़ा हो सकता है। तो इसी की बेसिस पे अगर एक फैमिली जो है वो फैमिली प्लानिंग करना चाहती है और चाहती है कि हमारे बच्चे ना हो, तो वो इन दिनों में अगर कोइटस ना करे तो इस मेथड को कहते हैं बिलिंग्स ओव्यूलेशन मेथड, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने टेबल दिया हुआ है इस जगह पे, ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स के बारे में बता रहा है। स्टार्ट में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है थोड़ा बहुत, ताकि उधर फॉलिकल एक राइपन्ड हो जाए, फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो और उससे ओवम निकले। जब ओवम निकलने लगता है वो ऑलमोस्ट 14 डे पे निकलता है। एकदम से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है और एकदम से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी थोड़ी सी सर्ज होती है, और इसी टाइम एस्ट्रोजन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इस बेसिस पे जो है उधर से एकदम से ओवम रिलीज होता है। और यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी दिन जो है अगर सिक्रीशन देखी जाए तो वाटरी क्लियर और स्लिपरी होती है, ठीक है। फिर जो है वक्त के साथ साथ जब वो ओवम रिलीज हो जाता है उस जगह से, एग जो रिलीज हो जाता है ओवरी से, वो जाता है फेलोपियन ट्यूब्स में और आगे यूट्रस की तरफ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो स्पर्म सेल इससे आके मिलते हैं, कंसेप्शन जो होती है वो ज़्यादातर फेलोपियन ट्यूब्स में ही होती है, एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था। इसके अलावा जो फॉलिकल से जो ओवम निकल जाता है, वो फॉलिकल जो है कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये जो आपको नज़र आ रही है प्रोजेस्टेरोन की जो ऊपर कर्व नज़र आ रहा है, ये जो रिलीज़ हो रहा है, एग इधर रिलीज़ हो जाता है, इसके बाद जो फॉलिकल है वो प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर जाता है। तो इसकी वजह से जो है आगे जो दिन आते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अगर स्पर्म सेल आके उसे मिल जाए, किससे? एग से, तो कंसेप्शन हो जाती है और वो एम्ब्रियो बन जाता है। वो जो एम्ब्रियो होता है वो HCG रिलीज करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अगर HCG रिलीज हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो कि प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, वो बनाता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर HCG ही नहीं रिलीज हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन बनाता है थोड़े दिनों के लिए और फिर वापस नॉर्मल पे आ जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है वो वाला।
तो ये जो है बेसिक ओवरव्यू था। अब जो है प्रेगनेंसी और फीटल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसी फर्टिलाइजेशन होती है, ओवम डिवाइड होता है, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही इसकी नरिशमेंट वगैरह होती है, और HCG रिलीज होता है। ये जो मैंने लिखा है ना, ट्रोफोब्लास्ट, ओवम प्लस स्पर्म सेल जब आपस में मिलते हैं और उनकी जो डिवीजन होती है तो वो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। थोड़े से सेल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 8 समथिंग, इससे ज़्यादा सेल्स होती है, और इसी की HCG की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है, तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती और प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का बता रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरोन भी बनाता है, एस्ट्रोजन भी बनाता है और रिलैक्सिन भी। और ये जो है प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है फर्स्ट 2 मंथ्स में। फर्स्ट 2 मंथ्स में जो है, फर्स्ट 8 वीक्स 2 मंथ्स के बराबर हुआ, तो ये इस टाइम जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन का। इसके बाद क्या होता है, ये इसके बाद भी बनाता रहता है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन प्रिंसिपल प्रोड्यूसर नहीं रहता, क्योंकि प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा फिर अपने हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, जो कि इससे मिकदार में ज़्यादा होता है, तो वो फिर प्रिंसिपल प्रोड्यूसर हो जाता है, ठीक है। तो पहले ट्रोफोब्लास्ट होता है, उसके जो आउटर लेयर है उसे HCG रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो सेल्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी ब्लास्टोसिस्ट को अगर देखें तो जिस तरह एग होता है ना, एग की एक बायर शेल होता है, तो इस तरह बायर सेल्स की लेयर्स होती है, ठीक है। और इसके अंदर की, जिस तरह एग के अंदर यॉल्क होती है, येलो जर्दी जो होती है, उसकी मिसाल ले ले के एम्ब्रियो की तरह है, तो वो एक साइड पे अटैच होता है उस शेल के साथ। तो इसी तरह ब्लास्टोसिस्ट की अगर देखें, इनर सेल मास इसके अंदर एक होता है जो एम्ब्रियो कहलाता है, और जो बाहर की इसकी लेयर होती है वो उसको कोरियन कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की लेयर को, ठीक है। तो ये जो कोरियन होता है, कोरियन जो लेयर होती है सेल्स की, ये विलाय बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जो कि अटैच हो जाती है यूट्रस के साथ। यूट्रस की जो इनर लेयर है, एंडोमेट्रियम, उसके साथ जब अटैच हो जाती है तो उस लेयर को जो उसको जो सबसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर, उसको डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ तब कहते हैं जब प्रेगनेंसी के दौरान इस एंडोमेट्रियम लेयर को कहते हैं, क्योंकि ये फिर बाद में शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया हुआ है। प्लेसेंटा बिगिंस डेवलपिंग फ्रॉम द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा कब बनना शुरू होता है, 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 1.5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाता है प्लेसेंटा। और इसके इधर लिखा हुआ है कि जब एट टर्म, टर्म का मतलब है 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है, वो वाला टाइम जो होता है ना, लेबर का जो टाइम होता है, या जिस टाइम बेबी फुली डेवलप्ड हो जाता है, तो उस टाइम जो है प्लेसेंटा का इन्होंने बताया हुआ है क्या डायमेंशंस होते हैं इसके। अच्छा, तो जो प्लेसेंटा का फंक्शन है, ये रिस्पायरेशन में, बेबी की रिस्पायरेशन में ही मदद देता है, ठीक है। प्लेसेंटा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा न्यूट्रिशन भी आता है ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी की तरफ, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्रीशन भी, जो बेबी की जो एक्सक्रीशन है वो इधर से ब्लड के थ्रू जाती है मैटरनल ब्लड में, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स भी प्लेसेंटा बनाता है, जैसे कि मैंने बताया पहले, जो है HCG जो है इसका ये जो हार्मोन्स था, कॉर्पस ल्यूटियम इसका प्रिंसिपल प्रोड्यूसर था, लेकिन बाद में प्लेसेंटा इसका प्रिंसिपल प्रोड्यूसर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा HCG पीक्स एट 8 to 10 वीक्स और डिक्लाइंस बाय 18 वीक्स। HCG का एक इम्पॉर्टेंट वो है कि ये मॉर्निंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग सिकनेस का कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 40 वीक्स और 280 डेज। इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डेवलप किया गया है, डिवाइड किया गया है, 3 3 मंथ्स का ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। फर्स्ट 8 वीक्स में इसको एम्ब्रियो कहते हैं, बाद में इसे फीटस कहा जाता है। अच्छा, जो बेबी होता है, फीटस जो होता है, वो जिस सैक के अंदर होता है, एमनियोटिक सैक के अंदर, उसके अंदर फ्लूइड भी होता है, उस सैक में फ्लूइड होता है और बेबी भी होता है। तो जो फ्लूइड होता है वो किस चीज़ से बनता है, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो प्लेसेंटा की सिक्रीशन से बनता है। इसके अलावा एमनियन जो सैक होती है उसका अपने फ्लूइड होता है ये सिक्रीशन, और इसके अलावा कॉर्ड की सिक्रीशन से ही बनता है, ठीक है। तो फीटस जो होता है ये वही जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो सैक के अंदर ये फीटस प्रेजेंट और उधर फ्लूइड है हर तरफ, वही ये वो क्या कहते हैं swallows भी करता है, और इसके अलावा एक्सक्रीट भी वही करता है यूरिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो
ये दोनों ये करता है काम, और इसके अलावा ये एमनियोटिक फ्लूइड हर 3 घंटों बाद रिप्लेस होता है। ओलिगोहाइड्रेमियस और पॉलीहाइड्रेमियस दो कंडीशन है। ओलिगोहाइड्रेमियस में एमनियोटिक फ्लूइड की मिकदार कम हो जाती है। क्यों? ये ज़्यादातर तब होता है जब किडनीज या यूरिनरी फ्लो एब्सेंट हो, ठीक है, जिसकी वजह से फीटस जो है एक्सक्रीशन नहीं कर रहा। जब एक्सक्रीशन नहीं कर रहा तो एमनियोटिक फ्लूइड की मिकदार कम हो जाती है, ठीक है, तो ओलिगोहाइड्रेमियस कहलाता है। पॉलीहाइड्रेमियस भी एक कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि फीटस सॉलो नहीं कर सक रहा, एमनियोटिक फ्लूइड पी नहीं सक रहा, जिसकी वजह से उधर इंक्रीज होने लगता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का जब टर्म तक पहुंचता है बेबी 38 वीक्स तक, उस टाइम तक एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, 1 लीटर तक पहुंच जाता है। अच्छा, जो बेबी होता है उसको फुल टर्म कब कहा जाता है, कब कंसिडर किया जाता है? एक मदर को कहते हैं कि फुल टर्म की है, इसका जो बेबी फुल टर्म का हो गया है जब 37+ वीक्स हो जाए, और इसके अलावा 2500 ग्राम से ऊपर होना चाहिए बेबी का वेट। इसके अलावा 34 वीक्स का बेबी की भी अगर डिलीवरी हो जाए तो उसकी सर्वाइवल चांसेस अच्छे होते हैं, लेकिन 28 वीक्स या इससे कम का अगर बेबी हो तो उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत पुअर होते हैं। इसके अलावा इवन बेबीज़ आजकल जो है 23 वीक्स पे भी कभी कभार जो है बच जाते हैं और सरवाइव कर जाते हैं बेबीज़। इनमें जो मेन कॉम्प्लिकेशन आती है प्री मैच्योर बेबीज़ जब डिलीवर होते हैं, वो क्यों नहीं बचते, उनकी रीज़न ये लिखी हुई है। लंग्स इनके इमेच्योर होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, फीडिंग इश्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनकी डिफरेंट वो लिखी है, बर्थ वेट्स के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग देख लें। प्रीटर्म और एक्सट्रीमली प्रीटर्म की ड्यूरेशन का बताया हुआ है, न्यूनेटल डेथ्स के रीजंस बताई हुई। अच्छा, इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये बता रहा है फीटल ग्रोथ कौन सी वीक में कितना डेवलप हो जाता है फीटस, ठीक है। 3 वीक्स में एम्ब्रियो प्रिमिटिव सर्कुलेशन आ जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, इसके साथ लेंथ भी इनकी लिखी हुई है और वेट भी लिखा हुआ है, बाद में लास्ट वीक्स में इनका वेट भी लिखा हुआ है। तो बेबी नॉर्मली जो होता है 3500 से 4 kg तक होता है ग्राम्स जब वो डिलीवर होता है, ये नॉर्मल वेट है, ठीक है। इधर ये वेट भी लिखा हुआ है इसके बारे में जो एबनॉर्मल वेट्स है। अच्छा, अब फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती है, तो इसमें अब हर एक 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 करके देखें कि सबसे पहले हम लोग हार्मोन्स देखेंगे, एक वुमेन के हार्मोन्स में क्या चेंजेस आती है, फिर इसके डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स में क्या क्या चेंजेस आती है। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है मेजर फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आती है, ये लिखी हुई है। अच्छा, तो हार्मोन्स के बारे में लिखा है कि पहले कॉर्पस ल्यूटियम, फिर बाद में प्लेसेंटा रिलीज करता है उसे, ठीक है। रिलैक्सिन जो है वो जो है डेसिडुआ जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उससे रिलीज होता है बाद में, वो प्लेसेंटा से रिलीज नहीं होता। प्रोजेस्टेरोन जो प्लेसेंटा का चीफ हार्मोन है। इसके अलावा इनकी कंसंट्रेशन लिखी हुई है कि कॉर्पस ल्यूटियम कितना सिक्रीट करता था किस टाइम ड्यूरेशन में, जबकि प्लेसेंटा कितना रिलीज करता है। इसी तरह एस्ट्रोजन का भी लिखा हुआ है, और एस्ट्रोजन में जो मेन हार्मोन एस्ट्रायोल है वो सबसे ज़्यादा रिलीज होता है प्लेसेंटा से, ठीक है। अब आते हैं प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंजेस आ रही है, तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, वुमेन के हार्मोन में क्या चेंजेस आती है प्रेगनेंसी के वक्त और उसके बाद। तो सबसे पहले जो है एंडोक्राइन सिस्टम में जो है 3 हार्मोन्स के बारे में लोग बात करें, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। ये हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं, और इसकी वजह से क्या चेंजेस आती है। प्रोजेस्टेरोन जो है इसके दो मेन फीचर्स, एक तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है, स्मूथ मसल्स हमारे जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं मोस्टली स्मूथ मसल से बने हुए हैं एक्सेप्ट अ फ्यू। तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन जो है उसकी वजह से स्टमक एम्पटिंग टाइम कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत टाइम बाद डिले स्टमक एक्टिंग टाइम होता है। इसके अलावा पेरिस्टालसिस कम हो जाती है। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन से, जब पेरिस्टालसिस कम होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यूट्राइन टोन कम हो जाता है, डिट्रूजर टोन कम हो जाता है, यूरिनरी इश्यूज कॉज करता है, यूरेटर डायलेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से यूरिन स्टेसिस होता है। यूरेटर कौन सी जगह, यूरेटर क्या होता है, किडनी और ब्लैडर के दरमियान जो पाइप होती है उसकी डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उधर यूरिन रुकने शुरू हो जाता है और यूटीआई का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यूरेथ्रा की टोन कम हो जाती है, स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस को लीड कर सकता है ये। ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन होती है जिसकी वजह से डायस्टोलिक बीपी ड्रॉप हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में डायस्टोलिक बीपी कम होता है इस वजह से, तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी अदर रीजंस हैं, प्रोजेस्टेरोन किस चीज़ को इफेक्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, हाइपर वेंटिलेशन कॉज करता है,
ये सेंसिटिव हो जाता है CO2 के लेवल को, जो कि एक अच्छी बात भी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर वक्त होता है, फीटस को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, तो वुमेन ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन करती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट एल्वियोलाई की डेवलपमेंट भी प्रोजेस्टेरोन करता है, इसके अलावा फैट स्टोरेज भी इंक्रीज करता है। ये सारे काम है प्रोजेस्टेरोन के, और मोस्ट इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये जो है प्रोजेस्टेरोन, ये ब्रेस्ट एल्वियोलाई की डेवलपमेंट करता है, जबकि एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट के डक्ट्स की डेवलपमेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन ये इंक्रीज करता है, रिलैक्सिन रिसेप्टर्स को प्राइम्स रिलैक्सिन रिसेप्टर्स। इसके अलावा वाटर और सोडियम रिटेंशन ये करता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाता है। फीमेल का वेट भी इसकी वजह से गेन होता है, ठीक है। इडीमा भी एक किस्म से होता है या। और इसके अलावा वेजाइनल ग्लाइकोजन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वेजाइनल थ्रशिस के भी चांसेस होते हैं। रिलैक्सिन तीसरा हार्मोन है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से जो है ना, जो जॉइंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, लेक्स हो जाते हैं। कैसे लेक्स होते हैं? ये कोलेजन पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कोलेजन को रिमॉडलिंग और उसकी सॉफ्टनिंग करता है, ठीक है। कोलेजन प्रेजेंट होता है जॉइंट्स में, इसके अलावा सर्विक्स में प्रेजेंट होता है, और बस यही बातें हैं, ठीक है। तो इस रिलैक्सिन का रोल ये है, ठीक है। इसके अलावा यूट्राइन कंट्रैक्शंस को ये फर्स्ट 20 to 28 वीक्स में इनहिबिट रखता है। तो ये ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन जो है ये 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद शुरू होना, फील होना शुरू हो जाती है एक वुमेन को। ये यूट्राइन की हल्की हल्की कंट्रैक्शंस होती है, इसी ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस को फॉल्स लेबर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सिन जो है यूट्रस की स्ट्रेचिंग में मदद देता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज़ बड़ा होने शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर फीटस होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्विक्स को सॉफ्टन कर देता है, ब्रेस्ट ग्रोथ में ये भी हेल्प करता है, और पेल्विक फ्लोर मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है। ये सारा एक किस्म से ये हार्मोन जो है प्रिपेयर करे एक वुमेन की बॉडी को प्रेगनेंसी और बेबी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, उसमें प्रेगनेंसी की वजह से क्या चेंजेस आई। अब जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आती है प्रेगनेंसी की वजह से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो आपको पता है, इससे पहले उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया था। अच्छा, लास्ट 2 to 3 वीक्स में फंडा, ये जो आप विमेन का बेली होता है, ये इसमें एक पोर्शन होता है जो बाहर निकला होता है, जिससे वो जो मिडवाइफ्स होती है या ऑब्स्टेट्रिशियन होती है वो इससे अंदाज़ा लगाती है बेबी का, ठीक है। तो फंडल हाइट जो होती है लास्ट वीक्स में 2 to 3 वीक्स जब रह जाते लेबर को, उस टाइम कम हो जाती है हाइट। बेबी तो साइज में उतना ही रहता है, लेकिन हाइट कम हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जो फीटस का हेड होता है, जो बेबी का हेड होता है, वो एब्डोमेन से चला जाता है पेल्विस की तरफ, नीचे चला जाता है, तो जिस वजह से वो जो फंडा की हाइट है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इंगेजमेंट एक टर्म है, इंगेजमेंट, इसका मतलब है कि फीटस का हेड जब इंगेज होता है, इंगेज मतलब मिलना, वो जो पेल्विस का, जो मैंने आपको इसे पिछली वीडियो में बताया था, पेल्विस की जो इनलेट होती है, पेल्विक ब्रिम उसे कहते हैं, उधर से जब नीचे जाने लगता है तो इसको इंगेजमेंट कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इंगेजमेंट प्रीमी ग्रेविडा में हो जाती है पहले, जबकि मल्टी ग्रेविडा में जब लेबर का टाइम आता है उस टाइम इंगेजमेंट होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सर्विक्स है, सर्विक्स जो यूट्रस के जो एंड है, नेक ऑफ द यूट्रस, उसमें क्या चेंजेस आती है, उसका कलर पिंक से ब्लूइश होने शुरू हो जाता है जैसे ही कंसेप्शन हो जाती है। इसके अलावा सर्विक्स नरम हो जाता है, डिस्टेंसिबल, थिन्स एंड डायलेट्स, इसको राइपनिंग कहते हैं। राइपनिंग मतलब पकना, ठीक है, तैयार हो जाना मतलब एक चीज़ के लिए। टेक्सचर चेंजेस फ्रॉम फर्म लाइक नोज, पहले ये नोज की तरह सख्त होता है प्रेगनेंसी से पहले, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो ये नरम होने शुरू हो जाता है, सॉफ्ट लाइक लिप्स। इसके अलावा थिक म्यूकस प्लग बन जाता है जो कि सील कर देता है यूट्रस को। और इस सर्विकल राइपनेस को चेक करने के लिए जो है एक बाइशेप स्कोर है, जो कि स्कोरिंग दी जाती है, इसको देख के इसका अपना कोई होगा क्राइटेरिया। अच्छा, तो ये सर्विकल चेंजेस हमने देख ली। अब जो है यूट्रस में क्या चेंजेस आती है,
यूट्रस जो है एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। ये वैसे नॉर्मली तो पेल्विस ऑर्गन है ना, पेल्विक का ऑर्गन है, लेकिन ये जब ग्रो करने शुरू होता है तो एब्डोमेन की तरफ जाने शुरू हो जाता है, तो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है बाय 12 वीक्स, मतलब 3 महीनों बाद तक, 3 महीनों तक, ठीक है। इसके अलावा इसका साइज, वेट और ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने शुरू हो जाती है, वॉल्यूम ही ज़्यादा स्टोर करने शुरू हो जाता है, 10 पिंट्स तक ये स्टोर करने शुरू हो जाता है एट टर्म, मतलब 37+ वीक्स का जब हो जाता है। इसके अलावा जो है ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रक्शन का मैंने आपको बता दिया है, मोर कॉमन इन मल्टीग्रेविड है, ये बात याद रखें। इसके अलावा एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं, स्टार्ट में कर सकती है फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेव एक्सरसाइज, मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज अच्छी रहती है। इसके अलावा एक्सरसाइज क्यों मतलब एक किस्म से बेनिफिशियल नहीं है लेट ट्राइमेस्टर्स में, एक तो देखो बेबी होता है, बेबी बड़ा हो जाता है आखिरी ट्राइमेस्टर में, तो उसमें उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर वुमेन एक्सरसाइज करेगी तो मसल्स को यूज़ करेगी, वुमेन की मसल की तरफ ब्लड जाएगा, तो बेबी को ब्लड कम मिलेगा, तो इसलिए एक्सरसाइज लेटर स्टेजेस में जो है नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो इसके अलावा अवॉइड ओवर हीटिंग से जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्जॉशन और सुपाइन पोजीशन आफ्टर 16 वीक्स नहीं करनी चाहिए, सुपाइन पोजीशन में वुमेन को नहीं लेटना चाहिए, सीधा नहीं लेटना चाहिए 4 मंथ्स के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो सीधा लेटती है तो पीछे वर्टिब्रास के आगे जो है एओर्टा और वेन्स पास हुई होती है, वेना केवा पास हुई होती है, ठीक है। तो अगर सुपाइन लेटेगी तो बेबी का वज़न उसके ऊपर पड़ेगा और वो ब्लड सप्लाई को इम्पीड कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेहोश हो सकती है फीमेल। इसको एकदम से इस सिम्टम्स को कम करने के लिए जैसे ही वुमेन को आप साइड लाइन में कर ले तो वापस उसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। वाटर एक्सरसाइजेज ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल है। फीटल हर्ट के बताया हुआ है कब हेयर किया जा सकता है, फर्स्ट मूवमेंट्स कब फेल्ट की जा सकती है, आउटलाइन कब इसकी फील हो सकती है पल्पेशन से। अच्छा, तो ये सब जो थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आ रही थी, इससे पहले हमने हार्मोनल चेंजेस पढ़ ली। अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जब प्रेग्नेंट वुमेन हो जाती है तो कार्डियोवास्कुलर क्या चेंजेस आती है वुमेन की, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 40% तक, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है ब्लड में, जिसकी वजह से वो सेल्स जो है अगर उसको देखा जाए तो वो दूर हो जाते हैं, उसमें वाटर क्वांटिटी, प्लाज्मा क्वांटिटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं डाइल्यूशन या फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ये असल में एनीमिया नहीं है, लेकिन ये प्लाज्मा की ज़्यादा होने की वजह से ऐसे लगता है कि एनीमिया हो गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी भी लो हो सकता है, उसका हाइपोटोनिया होता है। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन बॉडी टेम्परेचर थोड़ा राइज कर देता है। इसके अलावा हार्ट इंलार्ज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज, कार्डिक आउटपुट राइजेज बाय 30 to 50%, हार्ट रेट भी इंक्रीज होने शुरू लगता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, जिसकी वजह से फेंटिंग होती है, और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से वुमेन बेहोश भी कर हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जब पेशेंट लेटी हुई है, सॉरी पेशेंट कह रहा हूँ, वुमेन जब लेटी हुई है वो उसको एकदम से जब उठते हैं तो एकदम से उसे डिजीनेस भी हो सकती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन, लेकिन इसमें ज़्यादा हो जाती है, एग्जेजरेट हो जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे मैंने बताया, उसमें ऊपर मैंने बताया 16 वीक्स के बाद इसको नहीं लेटना चाहिए। तो क्यों नहीं लेटना चाहिए वो रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। इसी जो बेहोश होती है, वो जो वुमेन बेहोश हो जाती है, उसको प्रेगनेंसी हाइपोटेंसिव सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा हीट एग्जॉशन से अवॉइड करना चाहिए, हाइपोटोनिया ऑफ ब्लड वेसल्स जो है ना, इसके अलावा इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, वेट गेन, हार्मोनल इफेक्ट्स, इन सब की वजह से जो है वुमेन की जो ब्लड वेसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, इधर फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगती है, वेरिकोज वेन को लीड कर सकती है, इडीमा को लीड कर सकती है, और यही अगर वेरिकोज वेन्स अगर वल्वा या एनस रीजन में हो जाए तो इसको हेमोराइड्स भी हो सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रोन टू वेरिकोज वेन एंड हेमोराइड्स। इसके अलावा एस्ट्रोजन कैन कॉज जनरलाइज्ड फ्लूइड रिटेंशन एज वेल। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने पढ़ लिया, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आती है वुमेन जब प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन CO2 के लिए सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है, तो जैसे CO2 अगर थोड़ा सा भी बॉडी में एक्यूमुलेट हो तो हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है,
ठीक हो गया। इसके अलावा रेस्टिंग रिस्पायरेटरी रेट जो है 15 से लेके 18 ब्रेथ्स पर मिनट तक वो राइज कर जाता है। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वाइटल कैपेसिटी अनचेंज ही रहती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम हो जाता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो आपको पता होगा क्या है। नॉर्मली हम लोग सांस ले रहे हैं, जब सांस बाहर अगर नॉर्मली हम लोग निकालते हैं उसके बाद भी हम लोग अगर करना चाहे तो सांस बाहर निकाल सकते हैं। वो जो जितनी एयर हम उसके बाद भी अगर निकाल सकते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि नीचे फीटस है, वो ऊपर की तरफ जोर दे रहा है, तो लंग्स थोड़ी सी उसका साइज में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है। द एक्सपेंडिंग यूट्रस लिमिट्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बाय अप टू 4 सेंटीमीटर। डायफ्राम 4 सेंटीमीटर तक नीचे नॉर्मली जितना जाता है उसे 4 सेंटीमीटर कम अप जाता है नीचे, क्योंकि फीटस की वजह से। तो जो वुमेन के एब्डोमेन छोटे होते हैं, जो छोटी छोटी लड़की होती है, या इसके अलावा लार्ज फीटस हो, इस केसेस में डायफ्राम की डिस्प्लेसमेंट और भी ज़्यादा कम हो जाती है, और भी ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। ब्रीथिंग जो है, नॉर्मली अगर एब्डोमेन हो तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग कम हो जाती है, थोरेसिक ब्रीथिंग प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो रिलैक्सिन है उसकी वजह से रिब मार्जिन पेन हो सकता है, और उधर के जो जॉइंट्स है उसकी भी लैक्सिटी हो जाती है, रिब्स के भी जो जॉइंट्स हैं उसकी भी लैक्सिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से पेन भी हो सकता है। और फीटल किक्स की वजह से जो है रिब्स की ब्रूजिंग भी हो सकती है, डिस्कम्फर्ट भी उसको फील हो सकता है। ठीक हो गया। अब आते हैं ब्रेस्ट्स में क्या चेंजेस आती है। ये हमने पढ़ लिया रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमने 3 सिस्टम्स पढ़ लिए, एक एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रिस्पायरेटरी, 4 सिस्टम्स हो गए। अब ब्रेस्ट्स पे आते हैं। ब्रेस्ट एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट की डक सिस्टम की ग्रोथ करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन अल्वियोलाई इन द ब्रेस्ट की ग्रोथ करता है। रिलैक्सिन भी ग्रोथ में हेल्प करता है। ब्रेस्ट वेट इंक्रीजेस 400 टू 800 ग्राम्स, ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, वेन्स मोर विजिबल होने शुरू हो जाती है, निपल्स एंड एरियोला के जो एरिया होता है वो डार्कन होने शुरू हो जाता है। इसके अलावा सीरस फ्लूइड जो है निपल से एक्सप्रेस होता है, निकलता है। कोलोस्ट्रम जो है 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 4 मंथ्स के बाद हो सकता है एक्सप्रेस्ड हो उधर। इसके अलावा मैच्योर ब्रेस्ट मिल्क जो है जैसी डिलीवरी हो जाए, लेबर हो जाए, उसके बाद डायरेक्ट मैच्योर मिल्क नहीं आता, कोलोस्ट्रम आता है स्टार्ट में। उसके बाद 3rd to 4th डे के बाद जो है ना, ये मैच्योर ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू होता है। निपल स्टिमुलेशन, जैसे कि बेबी सकलिंग करता है तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रोके रखता है, और लैक्टेशन होती रहती है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से यूट्राइन कंट्रक्शन होती है, सर्विकल डायलेशन होती है। और यही जो यूट्राइन कंट्रक्शन और सर्विकल डायलेशन है निपल स्टिमुलेशन से, इसी की बेसिस में डॉक्टर सोचते थे कि अगर हमने लेबर को इंड्यूस कराना है, लेट सपोज प्रेग्नेंट वुमेन का टाइम पूरा हो गया है उसकी डिलीवरी का, तो उसके निपल स्टिमुलेशन से आया उसकी लेबर हो सकता है कि नहीं, लेकिन इसके लिए एविडेंस इतना नहीं मौजूद कि होता है कि नहीं होता निपल स्टिमुलेशन से। अच्छा, अब स्किन स्किन की भी पिगमेंटेशन होती है। पिगमेंटेशन कौन सी जगह की होती है? वल्वा की रीजन की, निपल्स की, और पार्ट्स ऑफ फेसेस। फेसेस पे डार्क फेशियल पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको क्लोएज्मा कहते हैं, और यही जो है क्लोएज्मा, इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लिनिया एल्बो होता है, जो एब्डोमेन रीजन में एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो डार्कन होती है, बाजू वुमेन में डार्कन होने शुरू हो जाती है, जिसको लिनिया नेग्रा कहते हैं। ये जो डार्क लाइन होती है इसको लिनिया निग्रा कहते हैं। ठीक है। और स्ट्रेच मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं, बाज वुमेन में ज़्यादा बनते हैं, बाज में कम। और ऑयल और मसाजेस कैन नॉट प्रिवेंट और क्योर स्ट्रेच मार्क्स, बट स्किन टाइटनेस को ही कम कर सकता है ऑयल मसाज। ठीक है। इसके अलावा फैट्स डिपॉजिट होते हैं, फैट्स डिपोजिशन अच्छी होती है। फैट्स जब डिपॉजिट होते हैं थाइज, ये जो रीजन्स लिखी हुई है इन रीजन में लेट प्रेगनेंसी में फैट डिपोजिशन होती है, और ये बॉडी के लिए अच्छी इसलिए है कि लेट सपोज अगर बेबी बॉर्न हो गया है, बेबी पैदा हो गया है, उसके बाद अगर मदर के पास इतना खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। तो ये जो फैट स्टोरेज डिपॉजिट्स है, इसी से जो है मिल्क फिर बनना शुरू होता है। तो ये एक किस्म से यूज़ किया जा सकता है ब्रेस्ट फीडिंग में। अच्छा, अब आते हैं जीआईटी की सिस्टम में। जीआईटी में क्या चेंजेस आती है? एचसीजी का मैंने बताया था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन जो है उसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा सर्टन फूड्स, बास स्मेल्स या आयरन टैबलेट्स को देख के जो है ना वोमेन को नोजिया होने शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान।
इसके अलावा हाइपर एमेसिस भी हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है, और ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से वेट लॉस भी हो सकता है, जिसकी वजह से फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन और डिफरेंट प्रॉब्लम्स और भी हो सकती है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमने बताया था स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है। इसके अलावा जो कार्डियक स्फिंक्टर, जो एसोफेगस का जो स्फिंक्टर है, वो भी रिलैक्स हो जाता है। तो जो स्टमक से एसिड है वो ऊपर की तरफ इसोफेगस की तरफ से आ सकता है। तो इसी को कहते हैं रिफ्लक्स और हर्टबर्न। ठीक है। और फीटस जो है पेट में है, उसकी वजह से प्रेशर भी बन रहा है एब्डोमेन में, तो उसकी वजह से स्टमक पे ही प्रेशर बनता है, और स्टमक से एसिड के और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हर्ट बर्न हो। तो रिफ्लक्स और भी ज़्यादा हो सकता है, एसिडिक रिफ्लक्स। ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में गम सॉफ्टनिंग हो सकती है, उधर ब्लड ज़्यादा पूलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से गम्स प्रोन टू ब्लीडिंग होते हैं। इसके अलावा बाज़ वुमेन में इंक्रीज सलेवेशन होती है। अच्छा, नॉर्मली अगर एक वुमेन को लेट सपोज अगर दिन में 2100 कैलोरीज चाहिए, तो प्रेग्नेंट वुमेन को उसमें 239 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है। तो अगर 2100 है तो उसे 2339 कैलोरीज चाहिए होंगे पर डे। तो वैसे तो होना इस तरह चाहिए कि कैलोरीज उसको इंक्रीज करनी चाहिए अपनी, लेकिन नहीं करती वो इंक्रीज। क्यों नहीं करते? रिकमेंडेड भी नहीं इस तरह इंक्रीज करना एकदम से खुराक, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वोमेन नहीं होती वो एक्टिव होती है, लेकिन जब वोमेन प्रेग्नेंट हो जाती है उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, तो वो एनर्जी कंजम्पशन कम करती है। तो जो एनर्जी कंजम्पशन कम करती है, तो उसकी बेसिस पे जो है ना एनर्जी बस उसकी बैलेंस हो जाता है। सही हो गया। तो इसके अलावा फाइबर रिच डाइट, बैलेंस्ड फाइबर रिच डाइट रिकमेंडेड है। एवरेज प्रेगनेंसी वेट गेन जो होता है 10 to 12 kg तक वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इंक्लूडिंग द फीटस के वेट के साथ। ठीक है। अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम उसका 10 to 12 kg वेट ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी से पहले जितना था उसका। ठीक है। ओबिसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सी सेक्शन। तो ये एक मैंने चार्ट डाली हुई है बीच में कि जो 10 to 12 kg वेट है वो क्यों ज़्यादा होता है। ब्लड वॉल्यूम की वजह से कितना ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट की वजह से कितना वेट ज़्यादा होता है, फीटस और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उसकी वजह से फैट डिपॉजिट्स 4 kg तक के हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1.2 kg। तो इन सब रीजन्स की वजह से जो है 10 to 12 kg वेट ज़्यादा हो जाता है एक वुमेन का। ठीक हो गया। तो ये जीआईटी सिस्टम था। अब नर्वस सिस्टम पे आते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या चेंजेस आती है एक प्रेग्नेंट वुमेन के? इसमें मूड चेंजेस आती है, एनजाइटी, इंसोम्निया, उसको स्लीपिंग का मसला होता है, स्लीप नहीं कर सकती, नींद सो नहीं सकती, नाइटमेयर्स आ सकते हैं। फूड फैट्स, बात चीज़ें जो है ना वो लेट सपोज सोशल मीडिया में देखते हैं कि आप ये खाएंगे तो आपकी हेल्थ इस तरह इंप्रूव होगी, आप ये छोड़ देंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये फूड फैट्स है। इसके अलावा फूड एवर्जन्स, बात चीज़ों के लिए डिसलाइक प्रोड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा। कोई फूड है, कहते हैं यार मैंने ये नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, मुझसे दूर करो। इसके अलावा जो है कॉग्निटिव एबिलिटी में स्लाइट रिडक्शन हो जाती है वुमेन की। प्रेग्नेंट वुमेन की जो सोचने की सलाहियत है वो थोड़ी कम हो जाती है। एमनीजिया भी इनको, थोड़ा बहुत फॉरगेटफुलनेस भी हो जाती है। अच्छा, रिसर्च ने बताया है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका ब्रेन साइज जो है कम हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का। अच्छा, ये किसने इधर ये लिखा हुआ है? ये मैंने पता नहीं किसने लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा, लेकिन बात वैसे सही है। पहले का छोटा है और कितना। अच्छा, इस ये चेंजेस जो होती है, ये जो डिफरेंट चेंजेस है, इसके बारे में मैकेनिज्म नहीं पता। इसके अलावा वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, जैसे कि आपको पता है हार्मोन्स की वजह से वाटर रिटेंशन होती है, उसकी वजह से नर्व्स पे प्रेशर बन जाता है। और फिजियोथेरेपिस्ट, मेनली फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत ही पता होगा कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा होता है, उसकी रीज़न ये है। ठीक है। इसके अलावा नर्व ट्रैक्शन भी हो सकती है, क्योंकि उनके लिम्स भारी हो जाते हैं, उसमें फैट डिपोजिशन भी होती है, फ्लूइड भी ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जो लिम्स की ट्रैक्शन है उसके साथ साथ नर्व की भी ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यूरिनरी सिस्टम की तरफ आते हैं। यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंजेस आती है? एससीजी की वजह से जो है हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट, वो जो स्टार्ट में एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उससे पहले एक प्रेगनेंसी टेस्ट वो करते हैं, खुद ही अपना करते हैं कि क्या मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ कि नहीं। तो वो यूरिन का टेस्ट होता है, उसमें अगर एचसीजी की क्वांटिटी आ जाए तो टेस्ट पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है। तो इसकी हमने एचसीजी के बारे में पढ़ा था, इसकी नॉर्मल डिक्लाइन कब शुरू होता है?
इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है इसको ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। वुमेन का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उससे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। किडनीज को ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, किडनी साइज में बड़ी हो जाती है, वेट में भी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि पहले तो वुमेन की अपनी एक्सक्रीशंस जो होती थी, यूरिनरी एक्सक्रीशंस, वो उसने मैनेज करनी होती थी, लेकिन अब उसका फीटस भी है, उसकी भी जो एक्सक्रीशंस है वो भी सारे किडनी की तरफ आती है, तो इसलिए इधर की ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और साइज़ में ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है, रिजॉर्प्शन जो है, उसमें चेंजेस आती है, जिसकी वजह से शुगर और प्रोटीन जो है यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बाज़ वुमेन्स जो कि प्रोन टू डायबिटीज़ होती है, उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो जाता है, जो कि टेम्पररी वक्त के लिए होता है, फिर ख़त्म हो जाता है डिलीवरी के बाद। ठीक है, इसके अलावा ब्लैडर भी एक एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि पेल्विस से वो ऊपर की तरफ आ जाता है ब्लैडर भी साथ ही। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है 50% ऑफ प्रीमी ग्रेविडा, और मोस्टली जो प्रीमी ग्रेविडा किसे कहते हैं? जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो और जिसकी इससे पहले प्रेगनेंसी हुई हो, तो उसको मल्टीपैरा कहते हैं। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस 50% ऑफ द प्रीमी ग्रेविडा को इफेक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? अगर जोर की वजह से, प्रेशर की वजह से, एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से यूरिन लीकेज हो जाए, और इसकी रीज़न जो है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी, इसकी रीज़न ये है कि चाइल्ड बर्थ कैन डैमेज द यूरेथ्रल क्लोजर मैकेनिज्म, यूरेथ्रा के क्लोजर मैकेनिज्म को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा प्यूडेंटल नर्व इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल कौन से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है उसमें क्या चेंजेस आती है? ठीक है, इसको अब देखते हैं। मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज को जो है फिजियोथेरेपिस्ट प्रिवेंट और ट्रीटिंग करने में बहुत रोल प्ले करता है। तो सबसे जो मेन रीज़न है मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस और उसकी जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज या चेंजेस आती है, उसकी मेन रीज़न जो हार्मोन्स है, जो कि लैक्सेटिंग को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स है, ये नेम्स लिखे हुए, ये आप लोग देख ले। और सबसे इनमें जो यूज़फुल हार्मोन है जो कि लैक्सेटिंग को सबसे ज़्यादा करता है, रिलैक्सिन हार्मोन है, नेम से ही पता चल रहा है। तो अगर एक फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके हार्मोन्स जो है, उसके जो जॉइंट्स और जो मसल्स और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, लूजन हो जाते हैं। लेकिन वो जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है उसके ज़्यादा लूजन होते हैं। लेकिन उसके बाद, अगर सेकंड प्रेगनेंसी के बाद अगर उसकी थर्ड प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें और ज़्यादा फर्दर लूजनिंग नहीं होती टिश्यूज़ की। ठीक है, तो ये सिर्फ सेकंड प्रेगनेंसी तक लेग्जिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद उतनी बरकरार रहती है। सही हो गया। और एक बार प्रेग्नेंट हो जाए तो लेग्जिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है, डिलीवरी के बाद ये लेग्जिटी वापस ख़त्म हो जाती है, वापस अपनी नॉर्मल उसमें रिटर्न हो जाता है, फीमेल के जॉइंट्स वगैरह। अच्छा, लेग्जिटी क्यों होती है? कोलेजन की ब्रेक डाउन और इसकी रिप्लेसमेंट और रिमोडिफाइंग होती है, और इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लेग्जिटी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो वुमेन है उनमें ज़्यादा पेल्विक गर्डल जॉइंट रिलैक्सेशन होती है। इसके अलावा जो लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज होता है, इससे पहली वीडियो में बताया था कौन कौन से रीजन्स में पोस्टरल चेंजेस आती है, तो लंबर लॉर्डोसिस भी होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। तो इसके साथ पेल्विक टिल्ट ज़रूरी नहीं है कि वुमेन को हो। ठीक है, 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंस बैक पेन। इसके अलावा ब्रिस्क वॉकिंग इज़ प्रेफर्ड ओवर रनिंग, एंड अवॉइड एक्सरसाइज एंड फैटीग। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें ये आप लोग देख ले, और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये मैं अब इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप लोग देखना, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।